बताने वाली हूँ कुछ ऐसी थ्योरीज जो छोटी छोटी सी थ्योरीज हैं, लेकिन फिर भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से अक्सर क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, राइट। सो गाइज हियर वी आर हम यस। सो गाइज आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा बहुत ही बार, कॉजेनिटिव साइकोलॉजी। कॉजेनिटिव साइकोलॉजी क्या होता है आप लोगों का, देखिए ब्रेन है ना हमारा ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर बचपन से लेके अभी तक आप लोग एक्सटर्नल सेंसेस के थ्रू जो भी डालते हो, मान लो आपने कोई फ्रूट देखा, आपने कोई घूमने वाली जगह देखी, आपने नेट की पढ़ाई डाली, आपने एमए की पढ़ाई डाली, पीएचडी की, मतलब जो भी आपने इनपुट डाला, ब्रेन क्या करता है। हेलो रीटा मोराल, ब्रेन इज़ जस्ट लाइक अ मशीन, ठीक है। मशीन उस चीज़ को क्या करेगी, मशीन उस चीज़ को प्रोसेस करेगी और प्रोसेस करने के बाद वो आपको बाहर आउटपुट देती है। आउटपुट इज़ योर बिहेवियर रिएक्शन, जिसकी वजह से आप लोग बिहेव अपना करते हैं कि आप लोगों ने कैसा बिहेव करना है, किस तरीके से आप लोग अपना बिहेवियर यहाँ पे लेने वाले हैं। ये होता है आप लोगों का कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जैसे होता है ना, अगर मैं एक प्रोड्यूसर की बात करूँ, ठीक है, तो प्रोड्यूसर का क्या काम है, प्रोड्यूसर का काम है प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन कैसे होता है, पहले वो मशीन्स के अंदर कुछ इनपुट डालेगा, फिर उसकी मशीन क्या करेगी, मशीन उसकी प्रोसेस करेगी, फिर प्रोसेस करने के बाद कहीं जाकर आप लोगों को पता है कि वो आउटपुट बाहर निकल कर आने वाला है। तो ठीक इसी तरीके से आप लोगों की कॉग्निटिव साइकोलॉजी आप लोगों की होती है। Cognitive development is a field of study in neuroscience and psychology focuses on child development in terms of information processing, conceptual resources, perpetual skill, language learning, other aspects of the developed adult brain, and cognitive psychology. Qualitative difference between how a child processes their waking experience, how an adult processes their waking. देखो आपने देखा होगा कि एक बच्चा एक बात को किस तरीके से समझता है, वहीं पे अगर मैं एक बात करूँ कि एक अडल्ट उस बात को कैसे समझता है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आता है। और ये सारा का सारा आप लोगों का क्या है, ये सारी की सारी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। हिंदी में आप इसे संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं, जो कि विज्ञान और मनोविज्ञान में अध्ययन का एक क्षेत्र है, जिसमें सूचना प्रसंस्करण, वैचारिक संसाधन, देखो ये तो आप स्लाइड खुद भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल ये शुद्ध हिंदी के अंदर है, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं कि जो आपका पूरा दिमाग है ना, वो कैसे प्रोसेसिंग करता है और किस तरीके से बाहर आपको निकाल कर बिहेवियर देता है, रिएक्शन देता है, ठीक है। अब देखो पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, इसी बार आपके पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है जी, ठीक है। लेट मी शो यू, थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं आपको। क्या हो गया, जूम हो नहीं रहा, नो ज़्यादा ही जूम हो गया कुछ। द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस विच इंक्लूड्स रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग मीन्स याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, इट इज़ कॉल्ड एज, किस नाम से आप लोग इसे जानते हैं। क्या ये साइकोलॉजी है, क्या ये एंड्रागोगी है, या फिर पैडागोगी है, या फिर ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। हिंदी वाले लर्नर्स हिंदी में देख लें। विचार प्रक्रिया का निर्माण, जिसमें समस्या को हल करना और निर्णय लेने को याद करना शामिल है, इसे निम्न कहा जाता है। मनोविज्ञान, एंड्रागोगी, शिक्षा शास्त्र, या फिर संज्ञानात्मक विकास। ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है, जब आपने पढ़ लिया उस चीज़ को आप कितनी आराम से आप जवाब दे पा रहे हैं। डेफिनेटली दिस इज़ योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके अंदर याद रखना, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपका दिमाग ही तो प्रोसेस कर रहा है। और ये दिमाग के प्रोसेस करने की जो ये चीज़ है, ये सारा आप लोगों का क्या होता है, ये सारा आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा, दिस होल प्रोसेस विल बी द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। लो जी, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, और भी इसमें ऑप्शंस है, और भी मैं आपको बता देती हूँ। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो साइकोलॉजी का मतलब वो जो दिमाग की स्टडी होती है, मनोविज्ञान वगैरह, ये सारा आप कहते हो। एंड्रागोगी क्या होता है, एंड्रागोगी होता है आप लोगों का जो एडल्ट एजुकेशन है, किस तरीके से उसको पढ़ाने हैं, क्या तरीका है, वो आपका एंड्रागोगी होता है। पैडागोगी इज़ बेसिकली द टर्म रिलेटेड विद योर चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड को किस तरीके से पढ़ाना है। देखो सिंपल सा है कि
एक जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है, जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है। क्योंकि स्कूल वालों के साथ क्या होती है, स्कूल वालों के साथ ना स्पून फीडिंग होती है, मतलब आपको उनको चम्मच में खाना भर के भी देना है, उनको ये भी सिखाना कि मुंह में कैसे डालना है, एवरीथिंग यू हैव टू टीच देम। लेकिन जो कॉलेज वाले लर्नर्स होते हैं वो एडल्ट है, ठीक है। तो एडल्ट को आपने इतना नहीं करना कि खाना भर के भी दो और सब कुछ करके। एडल्ट को बस आपने ये बताना है, देखो खाना वहाँ रखा है, ये रहे फोक और इस तरीके से तुमने खाना है। मतलब जब भी आप कॉलेज लेवल लर्नर्स को पढ़ाने जाते हो तो उन्हें सिर्फ आपने गाइड करना है, ठीक है। गाइडेंस आप लोगों ने उन्हें देनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरा लेक्चर है और मुझे उन्हें पढ़ाना है लॉ ऑफ डिमांड, राइट। तो लॉ ऑफ डिमांड मुझे पढ़ाना है, तो मैं सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में उनको गाइड करूँगी, और ये नहीं कि सारी चीज़ें डिमांड कब भी बना के दिखाऊँ, शिफ्ट इन डिमांड सारा मैं उनको करके दिखाऊँ, क्योंकि वो तो फिर स्पून फीडिंग वाली चीज़ हो जाएगी। कॉलेज वाले लर्नर्स के अंदर आपने ये हैबिट बनानी होती है कि वो खुद अपना एक्सप्लोरिंग नेचर रखे, बाहर से वो जितना सीख सकते हैं वो सीखे, इंटरनेट का यूज़ करे। तो ये आप लोगों का पहला रूल है एडल्ट लर्नर्स को पढ़ाने का, दैट वुड बी नोन एज योर एंड्रागोगी के नाम से आप इसे जानते हैं, ओके। चलो भाई, अब देखो अगली चीज़ हमारी क्या है। सो गाइज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस। देखिए किस तरीके से आप लोगों का इफ़ेक्टिव लर्निंग होने वाली है, इसके ऊपर भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है यार क्लाइमेट फॉर लर्निंग। क्लाइमेट फॉर लर्निंग का मतलब क्या है कि लर्निंग के लिए एक जलवायु बेसिकली हम लोग कहेंगे। देखिए मान लो आप कॉलेज में लेक्चर देने गए, अब कॉलेज में तो फेस्ट हो रहा है, तो फेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे गानों की आवाज़ आ रही है क्लास के अंदर, फिर भी आप क्लास को कह रहे हो नहीं पढ़ो 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 पढ़ो, तुम मेरी आवाज़ पे कंसंट्रेट करो, तो डेफिनेटली वो लोग कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग तो वो गाने की तरफ चल रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे। तो लर्निंग वाला क्लाइमेट होना चाहिए, ऐसे नहीं कहीं भी शुरू हो गए लर्न कर मतलब चलो पढ़ाना शुरू कर दो, इस देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। एक क्लाइमेट होना चाहिए, एक जलवायु होना चाहिए, ओके। रिलेशनशिप्स मैंने आपको पहले ही बता दी है। देखो ऐसा नहीं है कि लर्नर के साथ आपने दुश्मन बन जाना है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। पर ये भी नहीं है कि आपने उसके साथ दोस्त ही बन जाना है, उतनी रिलेशनशिप रखो जितनी ज़रूरी है। आपने बिल्कुल भी उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप जैसा नहीं रखना, ओके। लर्निंग फॉर टीचिंग, प्यूपिल नीड्स के हिसाब से चलना। प्यूपिल नीड्स के हिसाब से चलने का देखो क्या मतलब होता है। मान लो लर्नर्स को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लर्नर्स की तरफ से डिमांड आ रही है टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने की, एजुकेटर अपना डीआई पढ़ाता रहे, तो वो इसका मतलब नीड्स के हिसाब से नहीं चल रहा और उससे इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो पाएगी, ओके। असेसमेंट फॉर लर्निंग बहुत ही करना ज़रूरी है। जो आपने पढ़ाया ये देखना कि बच्चे को समझ आया है नहीं आया, फिर उसको अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए वो अलग अलग इवेल्युएशन होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अभी भी हम लोग जो कनेक्टेड है तो हमारे पास रिसोर्सेज है, आई हैव लैपटॉप, वाईफाई कनेक्शन, इधर से आप लोग सभी के पास मोबाइल फ़ोन होगा, जो भी लेक्चर देख पा रहे हैं तभी आप इसे एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आपको कोई भी काम करना है ना, कोई भी मतलब आपको खाने में ही क्यों ना कुछ बनाना हो, तो अगर आप प्लानिंग करके चलते हो तो वो आपके लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, और जब आप उसे ऑर्गेनाइज वे से करते हो तो वो आपके लिए और ही ज़्यादा ये पूरी चीज़ आपके लिए ईजी हो जाती है, ठीक है। हिंदी वाले यहाँ से आप हिंदी में अपनी स्लाइड पढ़ लेना, वैसे तो मैंने साथ साथ खुद ही इसकी हिंदी आप लोगों के लिए कर दी थी, राइट। अच्छा ये देखिए, ये आप लोगों का एक टॉपिक है तो इसके बारे में भी अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा। लेट्स गेट मूव टू द स्लाइड। देखिए इफ़ आई टॉक अबाउट क्लासरूम, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है जब आप 12th क्लास में थे और जो अब की जनरेशन 12th क्लास में है, तो उन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क क्यों है, मे बी आप लोग ऐसा नोटिस करते होंगे यार हमारे पास तो कॉलेज टाइम तक भी मोबाइल नहीं था, आजकल के बच्चे तो 6th क्लास में ही मोबाइल लेके चलते हैं। तो ये आप लोगों का क्या है, दीज आर नोन एज दी जनरेशनल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम। ये सारी चीज़ें जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये जनरेशनल डिफरेंसेस है क्लासरूम के। और हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने ईयर वाइज इनको बांटा है। ईयर वाइज कैसे बांटा है जी, ग्रेटेस्ट जनरेशन है आप लोगों की 1910 से लेके 1920 तक। साइलेंट जनरेशन जो बोर्न हुए हैं 1920 के मिड में और 1940 से पहले। फिर बेबी बूमर्स बोला गया 1940 से लेके 1960 को। 1960 से 1908 को जनरेशन एक्स बोला गया है।
मिलेनियल्स 1980 से 2000 वाले, फिर जो 1995 से 2014 वाले हैं उनको बोला गया है जनरेशन जेड बोला गया है उन्हें, राइट। फिर 2015 से 30 वाले जनरेशन अल्फ़ा। थिंक ऑफ जनरेशनल डिफरेंसेस इज इन क्लासरूम एज एन एस्पेक्ट ऑफ द एडल्ट लर्निंग दैट इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। देखो, अगर मैं जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट जनरेशन पीढ़ी, ठीक है, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, 1910 और 20 के दशक की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम के ऊपर आप लोग क्या देखते थे, उस टाइम के ऊपर आपको नज़र आता था, ऐसा नहीं है आज के ज़माने में जैसे स्कूल्स होते हैं कॉलेजेस होते हैं वैसा तो कुछ नहीं होता था। इनफैक्ट मैनी टाइम्स स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती थी, बच्चे बाहर ही बैठ के पढ़ रहे होते थे धूप में, और एक ही मतलब टीचर के पास बोर्ड या फिर और ही मतलब वो जुगाड़ करने पड़ते थे उसको पढ़ाने के लिए। फिर 1900 मतलब यहाँ पे दिखा रहा है 1940 से लेके आप लोगों का यहाँ पे 1920 से लेके जो 40 तक का टाइम पीरियड था, धीरे धीरे दरियाँ वगैरह आना शुरू हो गई, ठीक है, साइलेंट जनरेशन। फिर 1940 से 1960 वहाँ पे अब डेस्क वगैरह लगना शुरू हो गए बेबी बूमर्स वाले। फिर 1960 के 1980 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई, बिल्डिंग बनना शुरू हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बहुत हाई फाई होगी, उसको जनरेशन एक्स बोला गया। फिर 1980 से 2000 मिलेनियर्स, यहाँ पे भी ये जनरेशन चौक और बोर्ड से पढ़ती थी। फिर 1995 से 2014 तक मतलब मार्कर वाइट बोर्ड वगैरह ये सब आना शुरू हो गए। और जो अब अल्फ़ा चल रही है 2015 से 30 तक, आपने देखा होगा ये सारा का सारा ऑनलाइन चेंज हो चुका है, ठीक है। अब जो एजुकेशन डिलीवर होती है वो कैसी होती है, वो डिजिटल बोर्ड के थ्रू यहाँ पे ये डिलीवर करी जाती है, ठीक है। पहले का ज़माना नहीं रह गया कि हाँ चौक होगा बोर्ड होगा तभी पढ़ाई हो पाएगी। अच्छा, पहले जो पुरानी जनरेशन थी उनको एक ये भी बहुत बड़ी दिक्कत आती थी कि जहाँ वो बैठे हैं वहीं पे स्कूल होना चाहिए, वहीं पे कॉलेज होना चाहिए, वहीं पे टीचर होना चाहिए, तभी वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन अब आज की जनरेशन में आप लोगों का क्या है, आज की जनरेशन में आप लोग देखते हैं कि भैया कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई इंडिया में जयपुर बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, तो कहीं से भी बैठकर वो यूट्यूब पे कहीं से भी एजुकेशन जो है वो आप अपनी आराम से ले सकते हैं, ठीक है। आप देखो इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड इंक्रीज एक्सेस टेक्नोलॉजी over decades have contributed to learner characteristics in terms of using technology. Below are given two sets. Please match the generation as being popularly called based on the birth year. Born 1945 and before, 1946 to 1964, 1965 to 1976, 1977 to 1995, बोर्न 1996 एंड आफ्टर। क्या ये आपकी जनरेशन जेड है, वाई है, बेबी बूमर है, ट्रेडमिलिस्टर्स है या फिर जनरेशन एक्स है? अब लगाइए आप इसके ऊपर दिमाग, ठीक है। मैं आपके सामने ही सैंपल दे रही हूँ कि भैया किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। इसके हिंदी इंग्लिश में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जनरेशन जेड यानी कि पीढ़ी जेड, फिर उसके बाद पीढ़ी वाई, फिर बेबी बूमर, ट्रेडिशनलिस्ट, फिर आप लोगों का जो पीढ़ी एक्स, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लगाइए दिमाग और बताइए कौन से वाला किसके साथ मैच होगा। यस यस आकांक्षा, कर लीजिए आप इसे। पहले भी आया था, फिर उसके बाद रेपिटेटिव फॉर्म में आता ही रहते हैं जी, इस तरीके के क्वेश्चन हैं आप लोगों के। ओके, सो गाइस आंसर हमारे पास आना शुरू हो चुके हैं। देखो कई बार कुछ क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी दे सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं भी पढ़ा तो जो 1945 या पहले पैदा हुए उनको क्या बोलोगे? उनको ट्रेडिशनलिस्ट ही बोलोगे, मतलब पुराने ज़माने का ही आप बोलोगे, तो फोर्थ पहले आना था। फिर 1946 टू 64 आप लोगों का बेबी बूमर हो जाएगा। 1965 टू 76 आपका जनरेशन एक्स हो जाएगा। फिर 1977 टू 1995 आप लोगों का जनरेशन वाई हो जाएगा, और बोर्न 1996 एंड आफ्टर जनरेशन जेड।
सो ए वुड बी द राइट आंसर। इस तरीके से आप लोग इसे लगा के आराम से आप लोग अपना कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो